कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड समूह गौ के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड वन दरोगा की, उसके अंतर्गत विज्ञान जगत से प्रश्न पूछे जाने हैं। लगभग 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। इन्वायरमेंट साइंस से लगभग आप लोगों के 10 से लेकर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आज से हम लोग इन्वायरमेंट साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोगों को पहले ये पता लगेगा प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, इस पर होने वाले जितने भी दुष्परिणाम होंगे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मानव जीवन पर इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ईंधन क्या है, ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन जिसमें वायु, मृदा और नदी, जल, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये लगभग आप लोगों का यहाँ पर पार्ट 3 में होने वाला है। पार्ट 3 यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे, जिसका आज ये पहला पार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज आप लोग सिर्फ इसका बेसिक पढ़ेंगे, और बेसिक के हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उनको पूरा कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके हम बेसिक से मॉडरेट जाएंगे, फिर मॉडरेट से फिर हम लोग सीधे यहाँ पर डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। लगभग 3 दिन की ये मेरी क्लास है। इस एनवायरनमेंट साइंस के पहले भाग में प्राकृतिक संसाधन को पढ़ने वाले हैं। मैं ये आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट साइंस के लगभग ये मानकर चले 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चन पूरे कर लिए, बायोलॉजी के पूरे कर लिए, ये बात मानकर चलें कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों को लगभग आती ही है। मेन जहाँ पर आप रुकते हैं वो हो जाता है बायोलॉजी, और एक यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हो जाता है एनवायरनमेंट साइंस। एनवायरनमेंट साइंस बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चलो अब बिल्कुल आपका टाइम जाया ना करते हुए 1 घंटे की ये हमारी वीडियो है। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो मुझसे वादा करें कि आप यहाँ से लेके अंत तक पूरा प्रश्न करेंगे, और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से कमेंट में पूछूंगा। आप लोगों ने अगर ये पूरा वीडियो दिया होगा, देखा होगा, तो आप लोगों को वहाँ पर इसके सारे जवाब मेरे को कमेंट सेशन पर देने होंगे, और जो विद्यार्थी उसको दे रहा है तो मैं उसे सीरियस स्टूडेंट मानकर चलूँगा। तो आगे चलते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों के लिए पेड है, ये मैंने पहले ही बताया था। मैंने कुछ पेड पीडीएफ रखी हैं, आप लोग जल्दी से उसको प्रोवाइड कर लीजिए, क्योंकि इस मंथ के बाद आप लोगों को पेड पीडीएफ नहीं मिलेंगी। ये भी इस चीज़ को आप लोग देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के निहित, यानी अगर हम बात करें पृथ्वी के अंतर्गत मृदा, वायु, जल, इससे निर्मित अगर हम कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर बना रहे हैं, या फिर प्राकृतिक चीज़ें बनी हुई हैं, वो आप लोगों के किसके अंतर्गत आएंगी? वो आप लोगों के प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगी। रियल में सबसे पहले संसाधन होना चाहिए था। यहाँ पर अगर संसाधन अगर आप देखते हैं तो संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जिसमें हम मृदा की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, या सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य से आने वाली रोशनी हो, चाहे यहाँ पर जल के अंतर्गत निहित नदियाँ हों, नदियों से बनने वाले जितने भी बांध हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ बहुप्रयोजी परियोजनाएं अगर आप लोगों ने देखी होंगी, तो वो सारी नदियों के अंतर्गत बनती हैं। इसलिए वो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। और ये लगभग एक लिस्ट है पूरे डैम की, तो उसके लिए भी हम लोग तीसरे पार्ट में पूरा करवाएंगे। ठीक है, आज आप लोगों को क्या समझना है, संसाधन क्या है मैंने बता दिया। संसाधन वह चीज़ होती है जिससे मानव अपने लिए उसको यूज करता है या उसका उपयोग करता है। जैसे यदि मैं कहूँ, अगर आप लोगों को घर में रोटी बनानी है तो उसके लिए आप लोगों को ईंधन की ज़रूरत होगी। यह ईंधन कहाँ से आने वाला है? 2 तरह से ईंधन बनेगा, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अभी हम
कृत्रिम की बात नहीं करेंगे पूरे इस चैप्टर में, सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ये टॉपिक लिखा है, तो प्राकृतिक चीज़ों की बात की जाएगी। ईंधन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लकड़ी सबसे बड़ा ईंधन होने वाला है। लकड़ी से बनने वाले कोयले और जितने भी चारकोल हैं सब इसके अंतर्गत निहित हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप संसाधन अच्छी तरह समझे होंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है हमें अपनी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात आप लोगों को पता होना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी मात्रा सीमित है। तभी हम देखो, कुछ भी चीज़ अगर कम होती है और उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ज़्यादा खपत होने से क्या होता है, यदि कोई चीज़ एक बार नष्ट होनी शुरू हो जाती है तो ये है कि अगर वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती तो वो पूर्णतः समाप्त भी हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कैसी हैं, उनको ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको कैसे करके, अगर मैं आपसे कहूँ एक बार अगर नष्ट हो गई तो इस पृथ्वी पर दोबारा उनको लाया भी नहीं जा सकता। इसलिए इसको संरक्षित करने का बहुत आवश्यकता हो जाती है और उन्हें समपोषणीय रूपों में प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैसे यदि आपके घर में नल है, बहुत बार आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप लोग लगभग अगर ये मानकर चलें आपके घर में उपयोग में लाई गई जो भी बाल्टी है उससे अगर एक बाल्टी काम हो रहा है तो आप लोग एक ही बाल्टी का उपयोग करें। हो सकता है आने वाले टाइम में जल यानी जो प्राकृतिक जल है, प्राकृतिक जल के अंतर्गत भी अगर मैं बात करूंगा तो जल बहुत प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें खारा पानी, याद रखना खारा पानी समुद्र का पानी सबसे ज़्यादा है और पीने वाला पानी लगभग 1% से भी कम है। तो ये मानकर चलें पीने वाला पानी ही हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी है और उसकी यहाँ पर कमी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जल को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हर बार सरकार द्वारा बोला जाता है। आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन क्या है? देखो, इस सब के लिए आपको मेरी केमिस्ट्री वाली वीडियो देखनी होगी, वहाँ पर आवर्त सारणी लिखी हुई है। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व विद्यमान हैं, लगभग आप लोग जानते हैं 108 तत्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इन 108 तत्वों के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर पूरे के पूरे प्राकृतिक वो तत्व हैं और जिसमें ऑक्सीजन क्या है, बहुत मेन रोल निभाता है। याद रखना, ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को हानि पहुँचाता है। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल की भांति ढके हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब एक चीज़ आपको नोट कर कर चलनी है, मैंने वायुमंडल बोल दिया है तो आपको होमवर्क में आप लोगों को इतना देना चाहता हूं कि वायुमंडल में आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, 5 परतें कौन सी हैं, उन 5 परतों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बिजली का चमकना कौन से परत के अंतर्गत आएगा, तब ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यदि आपसे कहा जाएगा रेडियो तरंगे कौन से परत से होकर जाती हैं, ओजोन परत कौन से परत में है, सबसे निचली परत कौन सी है, सबसे ऊंची परत कौन सी है, अगर आपसे बात किया जाए कि यहाँ पर अगर पूछें कि एरोप्लेन या फिर जो हवाई जहाज़ हैं जिसमें मानव बैठकर जाते हैं वो कौन से परत पर जाते हैं, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये आप स्वयं करेंगे, ये आप लोग नेट से देखें, कहीं से भी देखें, परंतु इसे स्वयं करें क्योंकि यहाँ से लगभग एक प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बस मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाले तत्व की बात की गई है, मुझे ये कमेंट सेशन पर आप बताएंगे। आगे चलते हैं जी। ये पहला प्रश्न पूछा है, लगभग मैं यहाँ पर आपसे 20 प्रश्न पूछने वाला हूँ। जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो उसका जवाब जरूर देगा। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का घेरा
यहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल कहा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है, इसको ध्यान से देखें, ये पूरा जो चित्र है इसमें जो ये आपका याला भाग है, जिसमें आपका याला भाग है, जिसमें वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है और जल मंडल भी है। मैं इसको दूसरे पेन से बना देता हूँ। याला भाग जो है आपका, याद रखना, याला भाग आपका जीव मंडल कहलाता है, जिसमें आप लोगों का वायुमंडल भी देखने को मिलेगा। देखो ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल हो जाएगा, इसको जल मंडल कहेंगे। ये आपका स्थल मंडल है। इन तीनों के उससे जो मिलकर बना उसे जीव मंडल कहा जाता है। देखो मैं बिल्कुल पूरा का पूरा नहीं करा सकता, लगभग इसके लिए आप लोगों के 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उस पर ही हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जीव मंडल किन तीनों का समूह है, किन तीनों के मिलकर बनता है। याद रखना, इसका डायग्राम ऐसे ही बनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव मंडल में सभी सजीवों को जैव घटक कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि। जीव मंडल में वायु, जल और मृदा आदि निर्जीव घटकों को अजीव घटक कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए 2 चीज़ें आ गई हैं। जीव मंडल को भी हमने 2 भागों में बांटा है। जीव मंडल आप लोगों का एक तो हो जाएगा जैव घटक, याद रखना, जिसको सजीव घटक भी कहते हैं। एक होता है अजैव घटक, यानी जिसको यहाँ पर अजीवन, जिन पर जीवन, यहाँ पर तो क्या है, याद रखना, एक चीज़ होती है सजीव, एक होती है निर्जीव। याद रखना, निर्जीव कौन सी है, सजीव कौन सी है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझे होंगे। इन चीज़ों के बारे में भी यदि आपको नहीं पता है तो ये मानकर चलें आपकी तैयारी बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि आपके अभी एग्ज़ाम में, अब आप भी जानते हैं, अगर 20 दिन यहाँ हो गए तो आपके लगभग, मैं ये मानकर चलें, 1 महीना 10 दिन और बचा है आप लोगों के पास। इसको आप अच्छे से कर लें। लगभग आपके पास 45 दिन हैं। इस 45 दिन में अगर आपने 100% दे दिया तो शायद आप वन दरोगा बन सकते हैं। यदि आप लोगों को लगा कि आप लोगों ने स्वयं तैयारी तो कर ली है और चीज़ें हम करते रहें, पुरानी चीज़ों को रिवीजन नहीं करें, तो इससे आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है जो प्रश्न आपको आते हो वो आप लोग गलत करके आएँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। कम चीज़ों को पढ़ते रहो, ज़्यादा चीज़ों की कोशिश मत लगे रहना। जितना कम आपके दिमाग में होगा और जितना सिलेबस पकड़ें, सिलेबस से सारी चीज़ें करें, रिवीजन सबसे ज़्यादा करें, तभी आप यहाँ पर सफल हो पाएंगे। जीव मंडल की बात करी थी हमने, तो जीव मंडल 2 घटकों से मिलकर बनता है। पहला जैव घटक है, दूसरा आप लोगों का यहाँ पर निर्जीव घटक, क्या कहते हैं, अजैव घटक कहते हैं। एक तो होता है जैव घटक, एक होता है अजैव घटक। अब अजैव घटक के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, जैव घटक सजीव चीज़ें होती हैं जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं या फिर दूसरों पर आश्रित होते हैं। परंतु निर्जीव क्या होगा, जो सांस नहीं लेगा, उसको निर्जीव कहा जाता है। इस अजैव घटकों के अंतर्गत वायु, जल, मृदा आते हैं और इनका उपयोग, याद रखना, अजैव घटकों का उपयोग कौन करेगा, जैव घटक ज़्यादा करता है, क्योंकि जैव क्या है, एक सजीव घटक है जिसके अंतर्गत पौधे, जंतुओं के अंतर्गत एनिमल और मानव आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो सब आ जाते हैं। ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो जल, वायु और मृदा पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे से मिलकर बना होता है जीव मंडल। आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से अलग की जाती होती है। हरे पेड़ पौधों सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से यहाँ पर कवच बनाते हैं। अब आपसे प्रश्न यहाँ पर, ये मैं पॉइंट क्यों लेकर आया, ध्यान से सुनना। बहुत बार प्रश्न ये बन जाता है, जो CO2 है कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ से वायुमंडल में आया है। तो ये आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। हरे पेड़ पौधे सूर्य के साथ उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड
को ग्लूकोज में बदल देते हैं। और दूसरा क्या है, कहाँ से आएगा, जो समुद्र में रह रहे जंतु हैं, समुद्री जीव हैं, समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग CO2 प्राप्त कर लेते हैं। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच सामंजस्य जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। वायु ऊष्मा का कुचालक है। प्रश्न बहुत बार आप लोगों का फिजिक्स में पूछा गया है कि कुचालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है। ये फिजिक्स का चैप्टर है, इसको जब मैं करवाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें ही वायु क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अगर सुचालक होते तो वो मुक्त अवस्था में पाए जाते, जिससे यदि आप लोगों से कहा जाए क्या हवा में करंट बह सकता है, जरूर बह सकता है, यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आप लोग उपस्थित कर दें। इलेक्ट्रॉन तो हैं परंतु वह मुक्त नहीं है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, किसी कमरे में बंद करके यदि आप लोग या किसी प्रयोगशाला में वायु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित करते हैं तो आप लोग उसको सुचालक बना सकते हैं, परंतु वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, याद रखना। देखो ऐसी यहाँ पर ऊष्मा की बात की गई है। ऊष्मा क्या है आप लोग जानते हैं, हीट। हीट के अंतर्गत यदि आपसे कहा जाए तो हीट के अंतर्गत भी वायु क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, विद्युत का भी यहाँ पर क्या होगा, वायु कुचालक हो रहा होगा। परंतु कुछ कुछ स्थितियों में यह सुचालक हो जाता है, परंतु ऊष्मा में यह कुचालक होगा। प्रश्न बहुत बार बना है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल, अगला पॉइंट है, वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है, रात में ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। अब बहुत बार प्रश्न आप लोगों का ये बन जाता है, समुद्र के किनारे जो हवाएं चलती हैं तो उसके आसपास की जो हवाएं होती हैं वो ठंडी क्यों हो जाती हैं, दिन के समय वह उल्टी क्यों बहने लगती हैं, ये आप लोगों को पता होगा, जिसको सी विरेज के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आपने भूगोल में पढ़ी होंगी, परंतु एनवायरनमेंट साइंस के अंतर्गत भी आता है, तो आप लोगों को ये भी कर जाना है। आगे चलते हैं। स्थलीय भाग और जलीय भाग की तुलना में अधिक जल्दी गर्म व ठंडा होता है। इस चीज़ को अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, जो मैंने आपसे कहा था, एक तो लैंड ब्रिज होती है और एक आपकी सी ब्रिज होती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चीज़ को समझा सकता हूँ। ये आप लोगों का समुद्र है, ये मानकर चलें। समुद्र से जो भी यहाँ पर आएंगी गर्म हवाएं, आप लोग जानते हैं अगर गर्म हवाएं आएंगी तो दिन के समय में स्थल वाला क्षेत्र क्या होगा, दिन की, क्योंकि यहाँ से गर्म हवाएं उठ के आई और ये कहाँ जाएंगी, स्थल की तरफ। और आप लोग जानते हैं स्थलीय भाग जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। और ऐसे ही करके जब यहाँ पर आप लोगों की धूप चले जाएगी और याला क्षेत्र ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से हवा क्या होने लगेगी, ठंड के टाइम में यहाँ पर ठंडी हवा आने लगेगी, जिसके कारण से याला क्षेत्र ठंडा ठंडा पाया जाएगा। इसलिए कहते हैं दिन के समय यहाँ से जो समुद्र से हवाएं चलती हैं वो स्थल को गर्म कर रही होती हैं। जैसे ही रोशनी या सूर्य की किरणें कम होती हैं और समुद्र के ऊपर का पानी ठंडा होता है तो वो क्या करेगा, वो ऊपर की ओर चलेगा। फिर उससे क्या होगा, आप लोगों की जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हो जाएंगी और फिर ठंडी हवाएं स्थल पर पहुंचकर जल्दी ही ठंडी करती हैं। इसलिए कहते हैं स्थलीय भाग जलीय भाग की तुलना में अधिक जल्दी गर्म व ठंडा होता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। स्थलीय भाग जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन और पुनः विकिरण के कारण वायुमंडल को गर्म करता है। गर्म होने पर वायुमंडल संवहन धाराएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, उठना शुरू करती है और ऊपर उठते ही वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती हैं।
पृथ्वी विभिन्न भागों का तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति एवं पवन के मार्ग में आने वाले पर्वत श्रृंखलाएं, पवन को प्रभावित करने वाली कारकें भी बनती हैं। वर्षा के पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करती है। जीवाश्म ईंधन, अब बात करते हैं। देखो अभी तक हमने जल की बात करी थी, जल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। एक तो आपको सी ब्रिज देखने को मिली, लैंड ब्रिज देखने को मिली, इससे होने वाली पवनें देखने को मिली, और ये जो पवनें हैं आपके वर्षा को किस तरह प्रभावित करती हैं यहाँ पर मैंने आज आपको अच्छी तरह बता दिया। प्रश्न आपका अब इससे ही बनकर आएगा, वो प्रश्न क्या बनेगा वो मैं आगे आपको जितने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ उसमें अच्छे से समझा दूंगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान याला मैंने करवा दिया। अब हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, में सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, जिनको जलाने पर सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक निकलते हैं, जो वर्षा में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। अब प्रश्न ये बन जाता है, अम्ल वर्षा में क्या क्या पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। SO2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस चीज़ को आपका देखो, ये प्रश्न, ये लाइन जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ, इसका रीजन सिर्फ इतना है। प्रश्न वहाँ क्या बनकर आएगा, अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विद्वान होता है, तो वो SO2 होता है। आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को बढ़ा देता है। ये निलंबित कण, अब ये आप कहेंगे निलंबित कण क्या हैं, इसके लिए आप मेरा विलियन वाला चैप्टर देख सकते हैं। देखो 9th क्लास की NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका हर एक चैप्टर अगले चैप्टर पर निर्भर करता है। यदि आपने पहला चैप्टर स्किप किया हुआ है, छोड़ रखा है, तो आप ये मानकर चले आपको लगभग आधा ही समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं सबसे पहले चैप्टर से शुरू करें और अंत तक करते रहें। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट साइंस का पहला चैप्टर ही छुए हैं और यहाँ पर निलंबित कण आ गया। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे निलंबित कण सबसे छोटा कण होता है या सबसे बड़ा कण होता है, मुझे ये बताएं किसी विलियन का। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, किसी विलियन का निलंबित कण सबसे छोटा कण है या सबसे बड़ा कण होता है। आगे चलते हैं। जल के कार्बन कण पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैविक अजैविक घटकों मैंने ऊपर बता दिए, जैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से हैं, के बीच सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। देखो मेन चीज़ क्या है, अगर मैं आप लोगों से कहूँगा एनर्जी कैसे करके फ्लो करेगी, ये आप लोगों को एक ग्राफ से समझना पड़ेगा। ग्राफ कैसे समझ में आएगा, देखो ध्यान से, सूर्य से पौधों को एनर्जी मिलती है, सूर्य से पौधों को एनर्जी मिलती है, इंसान पौधों को खाता है। ठीक है, अब इंसान जब मृत हो जाता है तो उसको बाज खाता है। ऐसे ही करके ये चक्र बने होते हैं। बाज सांप को खाता है, सांप किसको, मेंढक को खाएगा, कीटों को खाएगा, और यहाँ पर धीरे धीरे करके एक चक्र बन जाता है। इसी को कहते हैं एनर्जी चक्र या फिर इसी को कहते हैं एनर्जी सर्कल। अगर आप लोगों ने ऊर्जा सर्कल पढ़ा होगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जल चक्र, देखो यहाँ पर मेन क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। जल चक्र एनर्जी चक्र के अंतर्गत आएगा, नाइट्रोजन चक्र आएगा, कार्बन चक्र आएगा, ऑक्सीजन चक्र आएगा। ये चारों के चारों चक्र आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न आपके लगभग ये मानकर चलें कि लगभग 2 या 3 प्रश्न आपको इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इन चारों चक्र से, और ये चारों चक्र आपके ऊर्जा चक्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ऊर्जा चक्र में सब कुछ विद्वान होता है, ये मानकर चलें। ठीक है, आदि को जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। याद रखना ये जो जैव रासायनिक चक्रण है किन किन भागों से मिलकर बना है, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप गलती मत करना, प्रश्न वहाँ बन जाएगा कि जैव रासायनिक चक्रण के अंतर्गत निम्न में से क्या निहित नहीं है,
तो आपको ये पता होना चाहिए, जल चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र आता है, कार्बन चक्र आता है, ऑक्सीजन चक्र आता है। याद रखना इन सब में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसी कारण से ऊर्जा चक्र के रूप में भी इन चारों को जाना जाता है। आगे चलते हैं। जैव रासायनिक चक्रों में अनिवार्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल का एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है। अब आप कहेंगे क्या नाइट्रोजन हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है, क्या हमें कार्बन डायरेक्ट प्राप्त होता है, ऑक्सीजन क्या हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है? इन चीज़ों के लिए आप लोगों को पूरा चक्र पढ़ना होगा, कैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तोड़ा जाता है, कैसे करके उसको विघटित करके नाइट्रोजन को उपयोग में लाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल वाले भाग में देखने को मिलेंगी। आज सिर्फ हम लोग इसका ये मानकर चलें, सिर्फ ऊपर ऊपर का बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद कल वाला दिन आप लोगों के लिए मॉडरेट लेवल का होगा, जिसमें हम लोग जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र के बारे में डीप नॉलेज कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं। जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं की स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करती हैं, ये मैंने ऊपर बता दिया। वायु या कोहरे में प्रदूषकों का भारी मात्रा में उपस्थित दृश्यता को कम कर देता है। आपको पता होगा जब कोहरा होता है तो आप लोग जब कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो आपको धुंधला सा दिखाई देता है। याद रखना वो यही कह रहा है, वायु या कोहरे में जो प्रदूषक होते हैं भारी मात्रा में उपस्थित दृश्यता यानी विजिबिलिटी को कम कर देता है। इसे धूम कोहरा भी कहा जाता है। जो आप लोगों के पास फॉग होगा, फॉग में अगर आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसा पदार्थ मिला देते हैं, कुछ ऐसा धुआं या कुछ भी चीज़ मान लीजिए मिला देते हैं, जिससे वहाँ पर देखने की क्षमता कम हो जाती है और इसी को धूम कोहरा कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं उसको भी ध्यान से सुनते रहें। जितने भी प्रदूषक हैं जलने के बाद वायुमंडल में विहित हो जाते हैं। याद रखना इनसे ही आप लोगों के लिए देखने की क्षमताएं भी कम हो रही हैं। यही कारण है कि जितने भी कल कारखानों द्वारा निकलने वाले जो धुएं होते हैं वायुमंडल में पहुंचकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे होते हैं, जिससे आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखो आप लोगों के लिए जो विज्ञान है सिर्फ आपके वन दरोगों पर ही आधारित नहीं है, यानी फॉरेस्टर के लिए ही आधारित नहीं है, आपके निजी जीवन पर ही आधारित है। आपके आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो इन प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग कर सकती हैं, उनको हम कितना स्वस्थ वातावरण दे सकते हैं, वो इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी द्वारा सिर्फ एक व्यक्ति को, मानव को यहाँ पर बुद्धिजीवी बताया गया है और उस बुद्धिजीवी को किस तरह मानव संपदा का, प्राकृतिक संपदा का उपयोग करना चाहिए वो इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है। देखो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि बहुत से यहाँ पर विद्यार्थी ऐसे हैं जो आप लोग मान कर चलें कि कभी कभी हम भूलवश गंदगी कर देते हैं, पर इस गंदगी का जितना आगे प्रकोप हो जाएगा हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये चीज़ें नसीब नहीं हों। तो इसलिए कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए हमें बड़े कदम उठाने होंगे। आगे चलते हैं। वायु में हानिकारक पदार्थों की बात करते हैं तो वह क्या हो जाएंगी, वायु प्रदूषण हो जाएगा। अब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे आप लोगों को कल देखने को मिलेंगे। अब कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर ये आज करा दो, मैंने कुछ अपने यहाँ पर पॉइंट बना रखे हैं जिनको मैं कल करवाऊँगा और कुछ चीज़ें बच जाएंगी उनको मैं परसों कराऊंगा। सभी, अब आगे चलते हैं। सभी कोशिकाएं प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। आगे चलते हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन खुली हुई अवस्था में होता है। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक
कृत्रिम अधिक होता है, जिसके कारण से जीवों का शरीर सहन नहीं कर पाता। मृदा में ऊपर परत भूपृष्ठ में पाए जाने वाले खनिज तत्व विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। सेल के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। अब यहाँ से मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको, मृदा कितने प्रकार की होती है। भारत में मृदा कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है। ये आप लोगों के लिए परसों हो रहा होगा। मृदा का अपरदन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मृदा में जितने भी तत्व मौजूद हैं उनसे होने वाली कमियों के कारण जितनी भी चीज़ें पॉसिबिलिटी होती हैं वो सब क्वेश्चन हम परसों कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आप एक एक चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आपका महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सूर्य, जल, वायु, लाइकेन। लाइकेन किस किस से, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, लाइकेन किन 2 चीज़ों का यहाँ पर घटक है, किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है लाइकेन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप सीरियस हैं तो यदि आज तक आपने वीडियो देखा है तो आप अवश्य बताएंगे। लाइकेन जैसे जीव सभी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। मृदा के सबसे ऊपरी परत में, बहुत बार पूछा जाता है मृदा का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, ये भी कमेंट सेशन पे जल्दी से आप मुझे बताएं। मृदा के ऊपरी परत में सड़े गले जीवों के अवशेष भी मिले होते हैं, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। मृदा के इस भाग को ह्यूमस कहा जाता है। प्रश्न ये बन सकता है कि ह्यूमस क्या है। सड़े गले पदार्थ, मृदा के ऊपर, मृदा की ऊपरी परत में सड़े गले जीवों के अवशेष, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ह्यूमस के अंतर्गत कि प्लास्टिक क्या एक ह्यूमस है, तब आप लोग वहाँ पर क्या करेंगे, प्लास्टिक एक ह्यूमस नहीं है, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, ह्यूमस के अंतर्गत बात करते हैं तो ह्यूमस मृदा को 100 रंध्र बनाते हैं जिससे जल का धारण क्षमता अधिक हो जाती है। ये तो इसका कारण है। कुछ उपयोगी पदार्थों में मृदा का हटना, हानिकारक पदार्थों को मृदा में मिलाना जो मृदा की उर्वरता को कम कर देता है, उसमें स्थित जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं। ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। याद रखना, मृदा प्रदूषण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनकर आते हैं। कुछ कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि आपको इस सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पेड कोर्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं। मृदा से मृदा के ऊपरी एवं उपजाऊ भाग को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन आपको तीसरे पार्ट में कराया जाएगा। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे यहाँ पर दिमागदार हैं और वो मेरे बताने के बाद भी यही बोलते हैं कि टेलीग्राम का लिंक क्या है, आप हमें इसका करवा दीजिए, उसका करवा दीजिए। मैं सब कुछ यहाँ बताता हूँ, ये कब करवाना है उसकी डेट भी बताता हूँ। तो कृपया करके ये प्रश्न आप ना पूछा करें। टेलीग्राम में पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यूट्यूब में सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमारे साथ शेयर करें। पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं, यह मिट्टी को बांधे रखती हैं। जीवन के स्थल पर निर्धारित करने वाले जल, तापमान, मिट्टी की प्राकृतिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जिस चक्र के द्वारा जीव मंडल में विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होगा उसे जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव रासायनिक चक्र मैंने ऊपर बता दिया, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र इसी के अंतर्गत आते हैं। जैव रासायनिक चक्रों के अंतर्गत अब मैं बात कर लेता हूँ। तो जीव मंडल में विभिन्न घटकों के बीच पदार्थों और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नदी द्वारा बहाकर लाए गए बहुत से पोषक तत्व समुद्र में विद्वान जीवों द्वारा उपयोग किया जाता है। विभिन्न जलाशयों जैसे नदी, समुद्रों, महासागरों का जल सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करता है, जल वाष्प बनता है और वही वर्षा के रूप में दोबारा सतह पर गिरता है, फिर सतह से नदियों द्वारा समुद्र, महासागरों में पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया ही जलीय चक्र कहलाती है। आशा करता हूं आप समझे होंगे।
अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पदार्थ 78% क्या है? नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। मैंने ये आपसे ऊपर पूछा था। जिस विद्यार्थी ने भी उसका उत्तर दिया होगा वह बहुत सीरियस स्टूडेंट होगा, ये हम बिल्कुल मानकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक लगभग अभी तक आपके 34 मिनट हो चुके हैं। अभी प्रश्न भी होने बाकी हैं और आप हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सारे अणु जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, कुछ विटामिन का भाग नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। अब हम यहाँ पर आगे प्रश्न की सीरीज करने वाले हैं। जितने विद्यार्थियों ने अभी तक यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम बस उनसे इतना कहना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपको 12 जून को ज़रूर पता लग जाएगा कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं। सिर्फ उन विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ हमें चेक करना चाहते हैं या अपने गुरु की शिक्षा को देखना चाहते हैं कि उसने कहाँ तक पढ़ा, क्या किया, तो वो उनका कभी भला नहीं होता। यदि आपको स्वस्थ होना है, यदि आपको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो हमें चेक करते हैं कि क्या ये किस तरह पढ़ा रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, बहुत सी जगहों में त्रुटियां हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जहां भी त्रुटि लगती है मैसेज करें, व्यर्थ मैसेज ना करें, उससे आपका भला कभी नहीं हो सकता। उन चीज़ों को पूछें जिससे आपका भला होगा और हम उसको अच्छे से बताने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल हम लोगों को जैव रासायनिक चक्रण करना है, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है। और उससे अगले दिन मृदा और मृदा से होने वाले जितने भी फैक्टर हैं, या फिर मृदा कितने प्रकार की है, मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण, इन सब के बारे में पूरा अच्छे से करेंगे। और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फिर जाकर हमारा याला चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। चलो हमारे साथ अब बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न में आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। 50 प्रश्न हैं और आधे घंटे में हम इसको पूरा कवर कर रहे होंगे। शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है? प्रश्न यहाँ ये भी बन जाता है। प्रश्न यहाँ पर क्या आ जाएगा? पृथ्वी वायुमंडल में जीवन के लिए सभी तत्व मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये क्या हैं? याद रखना, ये वो जैविक तत्व हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और ये घटक सिर्फ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जबकि मंगल ग्रह जैसे में कोई जीवन नहीं है, वहाँ वायुमंडल मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। मात्र कार्बन डाइऑक्साइड होने से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को मैंने ग्लोबल वार्मिंग वाले चैप्टर में करवाया है, उसको देख सकते हैं। यहाँ वायुमंडल में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रश्न क्या बन सकता है? आयोग प्रश्न ये बनाएगा, मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत भाग है? तो 95 से 97%। प्रश्न ऐसे बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोग कोई भी प्रश्न पूरा कर लेंगे। ठीक है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है? आप लोग सब जानते होंगे। कंबल क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। सबसे पहला यही मेन उद्देश्य है। वायुमंडल पृथ्वी की औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक रात के पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। याद रखना कि जो भी लगभग ये मानकर चले सूर्य से आने वाली किरणें को जो वायुमंडल की पड़ते हैं, लगभग ये मानकर चलें इसका 5% ही आपको मिलता है। 5%। यदि पूरा मिलने लग जाए तो आप लोग पूरे जल जाएंगे। ये आपकी बहुत रक्षा करता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ाने से रोकता है। रात की ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। देखो,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल ढंग से मैं कल समझाऊंगा। ये 5 परत हैं, इन 5 परतों से सूर्य की किरणें अंदर आती हैं और जो हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेटर और चीज़ें उपयोग करते हैं उससे क्या होता है, एक अलग से आवरण बन जाता है और वो क्या करता है, सारे पदार्थों जो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं सबको निकालता है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर रख देता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहेगा तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी होने से एटलांटिक जितने भी आपके महाबर्फ़ के खंड हैं वो पिघल जाएंगे और धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगेगा। जल का स्तर बढ़ेगा, आप लोग जानते हैं, धीरे धीरे आसपास के पदार्थ डूबने लगेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, चक्र बिगड़ जाएगा और यही आपदा का एक कारण बनता है। इसलिए कहते हैं बहुत से रासायनिक पदार्थों का उपयोग मानव जीवन को हानिकारक भी पहुंचाता है, जिसके अंतर्गत आप देख लें, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गए, पेट्रोल से बनने वाले, अगर मैं आपसे बात करूं, जो चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी गाड़ियां चल रही हैं उसमें जितने भी कांच हैं वो आप लोगों को याद रखना, कांच से निकलने वाला जो ऊष्मा होती है वो बहुत हानिकारक होती है। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझ लेना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एक कंबल की तरह कार्य करता है। फिर आगे चलते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी भी बढ़ सकता हूँ, परंतु अभी हमारे पास इतना समय तो है कि हम अपनी चीज़ों को रिवीजन तो कर सकें, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। वायु प्रवाह यानी पवन की बात करते हैं कि कारण क्या हैं, तो अब इसको समझ लेते हैं। स्थल और जलाशय के ऊपर विषम रूप से वायु के गर्म होने के कारण पवनें उत्पन्न होती हैं। स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म हो जाती है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, मान लो ये कुआं है, इसके ऊपर का जो भाग है वो गर्म है। क्यों गर्म है? उस पर हमेशा सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जिससे इसके ऊपरी परत वाली जो परत होगी वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। ये वाष्प में अगर परिवर्तित हो जाएगी तो क्या कह रहा है, तेज़ गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करेगी। ऊपर उठते ही वहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बन जाएगा, इधर साइड कम दाब का क्षेत्र बन जाएगा और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित हो जाएगी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायुगतिक निर्माण करती हैं। अब मैं आपको पूरा ढंग से बताता हूँ, ध्यान से सुने। देखो ये आपका लैंड ब्रिज है, ये आपका सी है, यानी ये पूरा समुद्र वाला क्षेत्रफल है, यहाँ पर लैंड है। तो मैंने आपसे कहा था लैंड जो क्षेत्र है वो सूर्य की रोशनी में सबसे जल्दी गर्म और सबसे जल्दी ठंडा होता है। जब दिन में धूप आएगी तो यहाँ पर जितनी भी हवाएं हैं वो ऊपर उड़ने लगेंगी और जब ये ऊपर उड़ने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, याला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए मुझे। याला क्षेत्रफल आपका कम दाब वाला हो जाएगा और आप लोग जानते हैं अधिक दाब से क्या होगा, अधिक दाब से कम दाब की ओर कोई भी चीज़ बहेगी। इसलिए जो यहाँ पर आपका जो कम दाब है उससे जो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, कम दाब इधर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके यहाँ की हवाएं यहाँ बहेंगी। रात के समय इसका उल्टा हो जाता है, इधर की हवाएं क्या होती हैं, उल्टी बहने शुरू हो जाती हैं और इधर की हवाएं इधर को आनी शुरू हो जाती हैं। देखो ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति, पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं पवनों को प्रभावित करने वाली कारकें होती हैं। बादलों का निर्माण कैसे होता है ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी समझ लीजिए। दिन के समय में जलीय भाग गर्म हो जाता है, वायु की बड़ी मात्रा जलवाष्प बन जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह गर्म वायु के साथ मिलकर ऊपर की ओर उड़ जाती है, ऊपर उठकर फैलती है और ठंडी हो जाती है। याद रखना, मैंने आपको फिर बताया, ये वाष्प बनेगा, वाष्प बनने से कम दाब होगा, कम दाब आपके होने से
क्या होगा यहाँ पर, अधिक जो अधिक से अधिक दाब से कम दाब की ओर जैसी हवा बहेंगी, ये धीरे धीरे यहाँ पर हवा के साथ ऊपर उठता जाएगा। पर एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही होंगी, वो वहाँ पर उसको ठंडा करके वहीं पर उसको बादल का रूप उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, इसको अगर डीप में पढ़ाने बैठूंगा तो शायद 2-3 घंटे बैठ लग जाएंगे। सिर्फ समझाना है। प्रश्न वहाँ पर कुछ भी आ सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि बादल क्या हैं, बादल क्या हैं, जल्दी बताएं मुझे, बादल क्या हैं। प्रश्न मुझे जल्दी बताएं, बादल क्या हैं। यदि आपको ये आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता रहे होंगे। मनुष्य के 3 क्रियाकल्पों का उल्लेख करना है जो वायु प्रदूषण का कारण होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए इन तीनों के बारे में। कल कारखानों से निकलने वाला वैसला धुआं, बिल्कुल सही। वाहनों द्वारा निकलने वाला धुआं जो होगा, बिल्कुल सही। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक को ये छोड़ते हैं, जिससे क्या होगा, वही ग्लोबल वार्मिंग हो रही होगी। ग्लोबल वार्मिंग भी आपको मैं परसों को करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है, जल्दी बताएं। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। सभी कोशिकाएं प्रक्रिया जलीय माध्यम में होती हैं। सभी प्रतिक्रियाओं जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर होती हैं, जल में घुले पदार्थों में होती हैं। याद रखना, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो सब जलीय भाग में हैं। इसलिए 70% से ऊपर हमारे शरीर में पानी होता है। प्रश्न यह भी बना है कि हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है। 65 से 70% तक हमारे शरीर में पानी होता है। इसलिए शरीर के लिए यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब जलीय स्थिति में ही उत्पन्न होती हैं। और संवहन में जितनी भी आपकी शरीर के अंदर एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का जाना है, वह घुली अवस्था में ब्लड यानी रक्त के द्वारा ही पहुंचता है। और उस रक्त के लिए भी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही होगी। प्रश्न क्या हो जाएगा, दूसरा देखते हैं। जिस गांव, शहर, नगर में आप रहते हैं वहां उपलब्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखो, यहाँ से प्रश्न बना था पिछली बार। जितने भी आपके कूप हैं, नाले हैं या नौला जिसको आप लोग उत्तराखंड में कहते हैं, ये जितने भी जल धारण की यह पद्धतियाँ हैं उनको अच्छे से कर लें। यह प्रश्न यहीं से बना था। राजस्थान में लगभग सबसे ज़्यादा जल धारण करने की पद्धतियाँ मौजूद हैं, उन सब के बारे में पढ़ लीजिए, वरना मैं एक दिन उसको अलग से आपको करवा दूंगा। जल धारण पद्धति से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर की जल धारण जो पद्धतियाँ हैं पूछी जाती हैं प्रश्नों में। जो देखो, मैं प्रश्न भी बता रहा हूँ, किस तरह आयोग प्रश्न बनाता है वो भी समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ तक आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको पढ़ते हैं। क्या आप किसी क्रियाकल्प के बारे में जानते हैं जो जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है। सब लोग जानते हैं, ऐसे ही प्रश्न वहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें से प्रश्न वहाँ क्या आ जाएगा, ऐसा कारण बताइए जो जल के स्रोत को प्रदूषित नहीं करता। ये तीनों के तीनों तो करते हैं। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मृदा का निर्माण प्राकृतिक एवं सतही प्रक्रिया है। प्रश्न बहुत बार बना है। मृदा एक कैसी प्रक्रिया है, प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है जो हमेशा बनते रहती है। पत्थरों के बारीक कणों के टूटने से होता है। पृथ्वी की सतह के समीप पाई जाने वाली चट्टानें विभिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कुछ गैर प्रक्रमों के द्वारा महीन कणों में टूट जाती हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में कुछ कारक जैसे सूर्य की गर्मी जो दिन में पत्थरों को गर्म करती है, रात में ठंडा करती है, जिससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, संकुचन और प्रसार होता है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जल का तेज बहाव जो पत्थरों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और तेज वायु में जिससे पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ जीव जैसे लाइकेन मृदा के बनने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। देखो, मैंने आपको पूरा बता दिया सूर्य से कैसे मृदा बन सकती है।
जल से कैसे बनेगी और हवा से कैसे बनेगी और लाइकेन कैसे इसको बनाता है, ये सारी मैंने फैक्टर आपको यहाँ समझा दिए हैं। अब फैक्टर वहाँ पूछे जाएगा तो आप गलत मत करके आना। मृदा अपरदन क्या है ये सब जानते हैं, उत्तराखंड में आप सब लोग रहते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कारण ये, इसके बारे में हम परसों जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जल चक्र के क्रम में जल के कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं? पहले द्रव, गैस और ठोस, याद रखना यह अवस्था होती है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों का नाम बताएं जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अमीनो अम्ल और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना, और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इन तीनों के अंतर्गत बहुत बिल्कुल देखने को मिलता है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन। इस चीज़ को समझ लेना। मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं? वाहनों से निकलने वाले जितने भी धुएं हैं, वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम होता है और मात्रा बढ़ती जाती है। और याद रखना सबसे महत्वपूर्ण कारक है जीवाश्म ईंधनों से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों का अधिक दोहन हो रहा है जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए प्रक्रम को यहाँ पर क्या कर रही है और तेज कर रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ये प्रश्न बन जाता है, इसके बारे में हम परसों समझाएंगे। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के रूप कौन कौन से हैं, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। द्विपरमाणुक रूप हैं और त्रिपरमाणुक रूप हैं, अणु हैं, इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो जो द्विपरमाणुक है, जो कि एक जीवन का दहनीय गैस है, दायनीय गैस है, इसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। त्रिपरमाणुक यह एक वैसेला गैस है जो वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन की एक परत बनाए हुए है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको पृथ्वी में आने से रोकता है। ओजोन के बारे में मैं एक दिन पूरा अच्छे से समझाऊंगा। देखो, जो जो चीज़ें मैंने टॉपिक बना रखी हैं उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी, परंतु धैर्य बनाए रखें। जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करते रहें, जितना आप पढ़ चुके हैं उसको आप स्वयं रिवीजन करते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लें। यह पृथ्वी को कंबल से ढके हुए है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और रात के समय पूरे को नियत रखेगा। टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वायुमंडल आप जानते हैं उसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली किरणों को हमको बचाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जल क्यों अनिवार्य है, इस चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि क्या ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। क्या कह रहा है, सभी कोशिकाओं के लिए सही है। हमारे शरीर में कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनके लिए ज़रूरी है। शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में यदि आपको पदार्थों को पहुंचाना है तो संवहन कैसा होना चाहिए, घुली हुई अवस्था में होना चाहिए और द्रव अवस्था में जल से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवन के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा है। प्राणियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करना चाहिए, लगभग 65 से 70% रखना चाहिए। आगे चलते हैं। जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर करता है? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा में मृदा पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं? इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल, वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है, इनके बारे में परसों हम बातें करेंगे। सॉरी, इसके बारे में हम कल बातें करेंगे। वायु के बारे में इस चीज़ को देख लेना, मृदा के बारे में कल परसों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग देख लें जो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन किस चीज़ से सबसे ज़्यादा होता है? डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, याद रखना महत्वपूर्ण है। नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कॉज ऑफ सॉइल, जो फॉर्मेशन होता है सॉइल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व उपयोगी होता है? लाइकेन होता है। व्हाट इज़ द कॉल्ड द 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? कौन से ऐसे 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीजन को यहाँ पर प्रदान करते हैं? कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ पर ओजोन होते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। व्हाट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज़ फाउंड इन अपर मोस्ट सॉइल? सबसे ऊपरी सॉइल मैंने आपको बता दी है, उसको क्या कहते हैं?
उसको आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, वो आपको मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना था। परंतु अब आपसे पूछ लिया जाएगा ह्यूमस कहाँ पाया जाता है, तो वही ऊपर की जो लेयर है जो आप मुझे बताएंगे उसी में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? याद रखना इम्पॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना। नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज़्यादा देखो ग्रीन हाउस गैस में 5 गैसें होती हैं। जल वाष्प भी उसमें देखने को मिलेगा, CO2 उसमें देखने को मिलेगा। जितनी भी 5 गैसें हैं उन सब के बारे में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट में करा दिया जाएगा अच्छे से, उसके बारे में परसों करेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कल हम क्या करने वाले हैं, परसों क्या करने वाले हैं, मेरे साथ बने रहें। नेम अ ग्रीन हाउस गैस विच इज़ मेजर पार्ट ऑफ LPG। मीथेन होगा, याद रखना, मीथेन इसका इंपॉर्टेंट है। बायोगैस, याद रखना, बायोगैस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेम अ पॉल्यूटेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, याद रखना। एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कमेंट में लिखा था सर आप इंग्लिश में प्रश्न लेके आए, तो कुछ कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। कुछ कुछ चीज़ें देखो आपको हिंदी में भी समझनी चाहिए। जितने भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देखो आपको थोड़ा तो यहाँ पर संघर्ष करना होगा। ये बात मानिए, हिंदी जो और इंग्लिश, जैसे जल वाष्प है, जल वाष्प को आप लोग समझ सकते हैं, अगर आपको आता होगा तो आप लोग कर लेंगे, नहीं आता होगा तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखो मेन चीज़ें क्या हैं, जल वाष्प, कुछ कुछ चीज़ों की आपको हिंदी की इंग्लिश आनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि तभी आप लोगों का वहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। और मेन चीज़ क्या है, मैंने कोशिश पूरी की थी इंग्लिश भी लाने के लिए, पर कुछ जगहों पे मुझे इंग्लिश नहीं मिल पाई, इसलिए मैं एक दिन अलग से आपके लिए लगभग 500 इंग्लिश के क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। और 500 इंग्लिश आप लोगों को यहाँ पर, जिसमें बायो के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। एनवायरनमेंट साइंस के आपको 250 प्रश्न इंग्लिश के अलग PDF मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, तब तक आप इसको ही करते रहें। आगे चलते हैं, संवहन धाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं। संवहन धाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं, वायु के गर्म होने से संवहन धाराएँ उत्पन्न होती हैं। दिन के समय की हवा की दिशा किस ओर जाती है, ये महत्वपूर्ण है, इसी का उल्टा होता है रात में। ठीक है, यहाँ पर देख लें, दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर जाएगी और समुद्र से रात में कहाँ आएगी, स्थल की ओर आएगी, यानी लैंड ब्रिज होती है, इसको सी ब्रिज कहा जाता है। समुद्री हवाएं और इस चीज़ को कहेंगे क्षेत्रीय हवाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। पवन का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से सीखें। स्थल के ऊपर वायु तेजी से गर्म होकर उठती है और यहाँ ये ऊपर उठती है और कम दबाव के कारण क्षेत्र बन जाता है, कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र के ऊपर की जो हवाएं कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर वायु की इस गति को ही क्या कहा जाता है, पवने का निर्माण कहा जाता है। कुछ प्रश्न और हैं, साथ बिल्कुल बने रहिए। मृदा में पाए जाने वाले खनिज पोषक तत्व किस बात पर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि उन पत्थरों पर जिससे यह मृदा बनी है उस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि चट्टानों में कितनी खनिज पोषक तत्व हैं यह उस चट्टान पर ही निर्भर करेगा। याद रखना, मृदा की गुणवत्ता उस चट्टान से निर्मित, जिस चट्टान से वह निर्मित मृदा है उस पर ही मौजूद होने वाले तत्वों पर निर्भर करती है। कौन अधिक गर्म होता है, भूमि या जल, तो भूमि होती है। कौन अधिक ठंडा होता है, भूमि या जल, भूमि। दोबारा से ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ओजोन का अणु ऑक्सीजन के अणु से कैसे अलग है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। एक O2 होता है, एक O3 होता है, इसको ओजोन कहते हैं, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। एक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ का नाम बताएं जो ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है, वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के बारे में बता रहा था, रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत से निकलती हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ही जितने भी आप कहेंगे कि जितने प्रोजेक्ट हुए थे, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट हुए थे, वो क्यों इम्पोर्टेंट हुए थे, इन्हीं कारण से हुए थे, इनको कम करने के लिए, क्योंकि अटलांटिक में एक छोटा सा छेद हो गया था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे जल का स्तर बढ़ रहा था। और इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का मॉन्ट्रिगल भी आपको देखने को मिलेगा, पृथ्वी सम्मेलन भी देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसके कारण हुई हैं। ये भी एक दिन अलग से आपके लिए लेकर आने वाला हूँ मैं, सारी जितने भी प्रोजेक्ट हैं।
ओजोन परत के किस भाग में छिद्र पाया जाता है? ओजोन में छिद्र अटलांटिक महाद्वीप के ऊपर पाया गया है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। एक वायुमंडलीय परिघटना का नाम बताएं जिसमें कुछ जगह से पृथ्वी के ताप को बाहर जाने से रोकती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे 5 गैसें हैं, मुझे कमेंट में कोई विद्यार्थी बता सकता है जो सीरियस है। 4 प्रमुख यहाँ पर देखो लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक और होती है जिसको जल वाष्प कहते हैं। याद रखना, पांचों की पांचों यहाँ पर देखने को मिल गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 प्रदूषक के नाम बताने हैं जो अम्लीय वर्षा करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक के मुख्य स्रोत क्या हैं? मैंने फिर बता दिया, जीवाश्म ईंधन जिसका उपयोग मानव सबसे ज़्यादा कर रहा है। कोयला और पेट्रोलियम ज़्यादा करने से क्या हो रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन में बदल रही है। दूसरा, इनकी मात्रा भी कम हो रही है। याद रखना, ये एक पदार्थ ऐसा है, मैंने पहले ही बताया था, ऐसा संसाधन है जिसको नहीं बनाया जा सकता। याद रखना, ये बनते नहीं हैं, ये चट्टानों द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत सालों की प्रक्रिया इसमें लगती है और धीरे धीरे इनकी मात्राएं कम हो रही हैं। इसलिए इनका उपभोग सरकार के द्वारा कितने इसमें योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे लोग इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना उपभोग यहाँ पर आप लोग प्राकृतिक संसाधनों का सीमित करेंगे उतना आप भावी पीढ़ी के लिए उत्तरदायी हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। किस स्थान की मृदा संरचना का प्रमुख कारक क्या है? जल्दी बताएं। वहाँ मृदा में उपस्थित ह्यूमस की मात्रा। ह्यूमस क्या है? ऊपरी भाग में होने वाले जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं वो कर लीजिए। मृदा, प्लास्टिक कभी नहीं होगा ह्यूमस, याद रखना। मृदा निर्माण में सहायक एक जैविक कारक का नाम, एक लाइकन पता है। मृदा निर्माण में 3 अजैविक कारक कौन कौन से हैं? तापमान, वायु, जल लिख सकते हैं, सूर्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा का कौन सा भाग मृदा सरंध्र होता है? ह्यूमस होता है। किस मृदा में कौन सा पौधा होगा? किन बातों पर निर्भर करता है? मृदा के पोषक तत्व पर, ह्यूमस की मात्रा पर, मृदा की गहराई पर। ये परसों अच्छे से हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा की उर्वरता, उसमें जैव विविधता में होने वाली अवस्था को भूमि प्रदूषण कहा जाता है। वायु को मृदा को स्थानांतरित करने वाले कारकों में कौन कौन से हैं? वायु और जल हैं। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वन विनाश, मैंने डिफॉरेस्टेशन बताया था। समुद्री जंतु अपना कवच किस पदार्थ से बनाते हैं? कार्बोनेट, जिससे आप लोग CO2 भी बाद में प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को समझ लेना। अभी मैं कल बताऊंगा कार्बन चक्र के बारे में। हमें यहाँ पर क्या लिखा है? हरे पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को किस पदार्थ में बदलते हैं? ग्लूकोज में। धूम कोहरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है मैंने ऊपर अच्छे से बता दिया, उसको आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में बता दिया आप लोगों से। हानिकारक पदार्थों की अगर वायु में क्या कहते हैं अधिक मात्रा होगी तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल में अधिक होगी तो जल प्रदूषण हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। नाइट्रस और नाइट्राइट्स होता है, इनके कारण से हो रहा होता है। इस चीज़ को देख लेना। क्या लिखा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस पदार्थ में बदलते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। याद रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पौधों में नाइट्रोजन नाइट्राइट्स किस पदार्थ में बदल देते हैं? अमीनो अम्ल के अंतर्गत। अम्ल आपको पता है DNA, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? RNA। ये सारे किससे हैं, किसके घटक हैं? नाइट्रोजन के अंतर्गत आएंगे। हरे पौधे, अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल एक प्रोटीन का सूक्ष्मतम कण है, बहुत बार पूछा जाता है अमीनो अम्ल क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है। हरे पौधे जंतुओं को ऊर्जा किस रूप में प्रदान करते हैं? ग्लूकोज के रूप में प्रदान करते हैं। तीसवा आपका है जंतु पौधों से प्राप्त उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? इस चीज़ को देख लेना। यहाँ पर लिख रखा है कि जंतु पौधों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन में करते हैं, जहाँ ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में वापस लौट जाती है। प्रकाश संश्लेषण। इंपॉर्टेंट प्रश्न कहूँगा मैं आज का, यहाँ से प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। उस 3 प्रक्रियाओं के नाम बताइए जो ऑक्सीजन के लिए उपयोगी हैं। सबसे ज़्यादा श्वसन, दहन और नाइट्रोजन
के ऑक्साइड। आगे चलते हैं, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है। बिजली के चमकने पर वायु में पैदा हुआ उच्च ताप और दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। यह ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रेट और नाइट्रस अम्ल में बनाते हैं। यह वर्षा के साथ मिलकर भूमि में गिरते हैं। याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। कैसे? ध्यान से सुने। यह गैस जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं के भाग, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, कुछ विटामिन नाइट्रोजन के दूसरे जैविक यौगिक में भी पाया जाता है, जैसे एल्कलाइड, यूरिया, इन सब में भी पाया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए उपयोगी है। वायुमंडल में 70% से ज़्यादा ये पाया जाता है। किस मृदा में कौन सा पौधा होगा, ये किस पर निर्भर करता है, मैंने बता दिया। ऊपरी क्षेत्र में क्या क्या ह्यूमस होता है, ये सब अच्छे से बता दिया। मृदा प्रदन के बारे में बता दिया। नाइट्रोजन चक्र और इन सब के बारे में हम लोग कल अच्छे से चर्चा करेंगे। लगभग आज आपके लिए मैंने बेसिक के तौर पर इसको पूरा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन्वायरमेंट साइंस के अंतर्गत आपके लगभग 10 लेक्चर आएंगे और इस 10 लेक्चर में से आपने अगर सीरियसली भी देखा होगा तो आप 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। परंतु एक शर्त यह है कि आपको लगभग 2 बार मेरे इस वीडियो को देखना होगा या फिर रिवीजन करना होगा। आपने अगर अपने स्वयं नोट्स बनाए हैं तो उससे भी कर सकते हैं। इस वीडियो को जल्दी स्पीड में देख सकते हैं। देखो टाइम अभी आप लोगों के पास अभी भी आप लोगों के यहाँ 45 दिन का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। मौके बार बार नहीं मिलते, एक बार निकल जाने पर उसका अफसोस जितना आप लोग तब करेंगे उतना ना करना पड़े, इसलिए अभी आप मेहनत कर लें। मेरे पे विश्वास रखें, मेहनत करेंगे तो हर सफलता की कुंजी आपके हाथ में होगी। मिलते हैं हम लोग कल। यहाँ पर आप लोगों के लिए जितने भी जैव रासायनिक जो चक्रण हैं, जिसमें नाइट्रोजन चक्रण, जल चक्रण, वायु चक्रण और आप लोगों के जितने भी ऑक्सीजन चक्र हैं, इन चारों के बारे में हम कल जानकारी हासिल करेंगे। परसों मृदा के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, और फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करके 10th क्लास के और 9th क्लास के जितने भी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उन सबको मैं पूरा करवा दूंगा 10 लेक्चर के अंतर्गत। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं यदि आप PDF चाहते हैं तो। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।